क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं थी और इसमें जो है मैं आपको जो ब्रीफ कर रहा हूँ वो कई सारे रिसर्च पेपर का समूह है और कुछ कंपोनेंट्स जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो वो भी आते चले जाएंगे। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये गूगल से मेरा लिया हुआ इमेज है। गूगल पे ये इमेज अवेलेबल है, तो आप उसके लिए चिंता मत करें। ये एक सिंपल जेपीजी है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बायोस्फीयर और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। इसमें कुछ सारे क्वेश्चंस भी हैं जो अब तक यूट्यूब पर कुछ बच्चों ने पूछे हैं, तो उसको भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा। तो जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं बहुत जगहों पर देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी मटेरियल को भी जो है मैं यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो कहीं कहीं पर एक टर्म लोग दे रहे हैं आजकल, इकोस्फीयर डाल रहे हैं। जैसे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर को मिलाकर जहाँ पर ये तीनों एक जगह मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं उस पॉइंट को हम, उस होराइजन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। और जो बायोस्फीयर है इसमें कहीं कहीं पर एक सर्किल और बनाकर इकोस्फीयर लिखा गया है, वो गलत है। बायोस्फीयर को ही इकोस्फीयर कहते हैं। जब आप ओरिजिनल बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बायोस्फीयर को इकोस्फीयर देखने को मिलेगा। ये ही डेफिनेशन इकोस्फीयर को बायोस्फीयर बताने वाला ये विकिपीडियाज पे भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखेंगे तो उसमें भी आपको इकोस्फीयर मिले। तो इकोस्फीयर कोई अलग टर्म नहीं है। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर हम कह सकते हैं। इस सर्किल में कहीं अदर सर्किल ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बायोस्फीयर कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या है? क्लास 9th में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि दो यूनियन इंटरैक्ट कर रहे हों। तो यहाँ पर 3 यूनियन इंटरैक्ट करते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और ये तीनों मिलकर जो स्फीयर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं, वहीं पर जीवन की उत्पत्ति होती है और उस पॉइंट को हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओवरऑल जो भी स्फीयर है, एटमॉस्फेयर भी हमने पढ़ाया, लिथोस्फीयर भी पढ़ाया, हाइड्रोस्फीयर को भी डिस्कस किया। अब इसको कलेक्टिवली हमको एक डिस्कस करना था। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर इसको एक कलेक्टिवली अलग सेपरेट सेक्शन में डिस्कस करिए। तो एक बच्चा उड़ीसा से मुझे रिक्वेस्ट इसका डाला कि जो है सर आप अलग सेपरेट कर दीजिए। फिलहाल तो मैं मेट्रोलॉजी पे फंसा हुआ हूँ, उसको बना रहा हूँ, पर मुझे लगा कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, इनको अगर अलग कंपोनेंट में चाहिए तो मिलना चाहिए। अब पूरे बायोस्फीयर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सोलर एनर्जी से मिलती है। कुछ क्वेश्चन को मैंने कंसीडर किया है जो टेट टी और पीजीटी टीजीटी में भी आए हैं बायोस्फीयर से रिलेटेड, उनको छांटा है और लिखा है, उसको भी आप देखेंगे आगे। अब अगर हम बायोस्फीयर को डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन देखिए, इसमें नोट्स बना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कान में मेरा जितना भी वीडियो है कान में लीड लगा लीजिए और शांति से सुनते रहिए मनोरंजन के साथ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आपका नोट्स बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बायोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड है। बायो मीन्स लाइफ और स्फीयर स्फेरा से लिया गया है। स्फेरा मीन्स स्फीयर या जोन। बायोस्फीयर को ही इकोस्फीयर या इको होराइजन भी कहीं कहीं पर कहा गया है। केसी अग्रवाल की इन्वायरमेंटल बायोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे
तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। खैर, तो बायोस्फीयर दो शब्दों का समूह से बनकर बना है और ये ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ और स्फेरा मीन्स स्फीयर से बनता है। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर भी कह सकते हैं। बायोस्फीयर के लिए एक टर्म दिया गया है, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्वेश्चन आ सकता है कि जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या लाइफ ऑन अर्थ टर्म इज यूज फॉर बायोस्फीयर। द एग्जैक्ट आंसर इज बायोस्फीयर। इसमें जो लास्ट में मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा है, तो बहुत कॉन्क्रीट आंसर के साथ रखा है। उसके आंसर में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं बच्चों को, तो मैंने बहुत उसको सर्च करके उसमें रखा है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। टर्म बायोस्फीयर जो है वो जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्विस ने 1875 में दिया था, जब वो अर्थ के सेपरेट स्फीयर के डेफिनेशन में लाइफ को खोज रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बायोस्फीयर एक कैरेक्टरिस्टिक बना रहा है जो उसमें कंटिन्यूअस मटेरियल की साइकिलिंग हो रही है, और इस साइकिलिंग के लिए जो हमको ऊर्जा मिल रही है वो सन से मिल रही है। और इस साइकिलिंग की ऊर्जा हमको जब सन से मिल रही है, तो अगर आपको ऊर्जा का स्रोत आपके सन है, तो आप में रीजनरेशन कैपेसिटी या रिपेयरिंग कैपेसिटी या सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी क्रिएट होती है। तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर का एक जो बेस लाइन स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो ये होता है कि एक सिस्टम जो कंटिन्यूअस साइकिल कर रहा है। बायोस्फीयर में ही आपको सारी साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल सब मिल जाएगी इसी में। तो खैर, अब ये जो एक सिस्टम है जो साइकिलिंग मोड में है, और साइकिलिंग किसकी कर रहा है? मैटर। और मैटर की जब साइकिलिंग हो रही है, तो ऊर्जा का स्रोत जो यहाँ तक पहुँच रहा है वो है सोलर। तो जब सोलर ऊर्जा के प्रेजेंस में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटरैक्ट हो रहे हैं विथ मैटर, मैटर इज नॉन लिविंग, मैटर इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, पर वहाँ पे वो लाइफ के स्फीयर में है, मतलब जीवन के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो जीवन के साथ जुड़ा हुआ मैटर अगर कहीं सोलर में, सोलर एनर्जी के साथ वो इंपाउंड हो रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आती है। इसीलिए इसको बायो कहा गया है, लाइफ स्फीयर। लाइफ स्फीयर, जीवन होना चाहिए, बायोस्फीयर मतलब जीवन होना चाहिए उसमें, तब उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। अब अगर हम पूरे जो बायोस्फीयरिक सेगमेंट को देखें, तो वर्चुअली ये क्लोज सिस्टम है। हमारी अर्थ जो है वो एक सिस्टम के तौर पे काम करती है, एक इंजन है बहुत बड़ा सा। ये इंजन जिस फ्यूल से चलता है वो फ्यूल सोलर है, सौर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा के जो हमको जब मिलती है रेडिएशन एनर्जी, तब इससे ये इंजन रन कर रहा होता है। तो इस इंजन के रन करने में जो हमें इनपुट और आउटपुट मिल रहा है, उसको जब हम एनर्जी के रिफरेंस में देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा बायोस्फीयर तो क्लोज सिस्टम है। पर जब हम बात ऊर्जा की करेंगे, तो हमारा अर्थ ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आता है। और ये ओपन सिस्टम किस लिए होता है? केवल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के लिए। और जहां पर 130 टेरावाट एनर्जी पर ईयर सिंथेसाइज हो रही है हमारे अर्थ पे। एक रेट है, एवरेज रेट ऑफ सोलर एनर्जी 130 टेरावाट्स पर ईयर। और ये 130 टेरावाट्स पर ईयर हमारे अर्थ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान
यूज़ हो जा रही है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि जब हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं, यही आधारभूत रिएक्शन है जीवन का। तो जब हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम प्लांट्स या ट्रीज़ को अपने धरती से इरेडिकेट करेंगे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट से, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज़ होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही रह जाएगा। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे धरती पर बढ़ेगी क्योंकि वो सिंथेसाइज नहीं होगा। और हमारी जो ऊर्जा जो सन से आ रही है 130 टेरावाट, इसमें इसका जो हार्नेसिंग होता है, जो इसको कैप्चर करता है, जो इसको ट्रैप करता है, हम पेड़ को काट रहे हैं, हम एनर्जी के स्रोत को जो कि बेहतरीन तरीके से एक वर्क करता है, फंक्शन करता है, उसको टर्मिनेट करते जा रहे हैं अपने अर्थ से। तो नतीजा ये कि उससे रिलेटेड बहुत सारे कोलेट्रल डैमेज करने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो गया या ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। तो बायोस्फीयर को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो ठीक वही कहानी कर रहे हैं जो कालिदास ने की थी कि वो जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को वो अपने कुल्हाड़ी से काट रहे थे। समझ रहे? ये बहुत बहुत सोचने की बात है कि हम जो है डिमांडिंग पे डिमांडिंग होते चले जा रहे हैं, पर नेचर की एक लिमिट है और हम उस लिमिट के एक्सटेंट को नहीं जा सकते हैं। एक्सटेंट को जाएंगे तो हम कैरिंग कैपेसिटी को हीट करेंगे। नतीजा क्या होगा कि मानव का जो जीवन है उसका संतुलन बिगड़ने लगेगा और प्रकृति का संतुलन तो हमने बिगाड़ ही दिया है। 2021 में हम विंटर सीजन, आज जो है हमारे यहाँ 19 तारीख है, नवंबर 19 नवंबर, और हमारे यहाँ क्लाउडी वेदर है इस समय और हम एल नीनो को फेस कर रहे हैं, ला लीना को फेस कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन को फेस कर रहे हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वो अलग ही पोल्यूशन लेवल से परेशान है, साउथ हेमिस्फीयर अलग ही पोल्यूशन लेवल से परेशान है। और इतना ही होता तो ठीक था, हम कॉन्सिक्वेंसेस को और ज़्यादा ड्रास्टिक और कॉम्प्लिकेटली चेंज कर रहे हैं। साउथ हेमिस्फीयर में एल नीनो आया है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ला लीना आया है। ये कॉन्सिक्वेंस आपको 2022 में गॉडजिला एल नीनो की तरफ ले जा रहा है। एल नीनो ग्लोबल वार्मिंग से क्रिएट एक बहुत ही भयानक फिनोमेना है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। खैर, ये बायोडाइवर्सिटी बायोस्फीयर से रिलेट होकर क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालता है। हम बायोस्फीयर को डैमेज करेंगे, हम जो है अपने अर्थ की जो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी का कहने का मतलब आप देखिए कहाँ कहाँ रिलेट हो रहा है। आप फूड चेन की बात करेंगे, सेल्फ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी प्लांट्स, देख रहे हैं आप, प्रोड्यूसर को हिट कर दिए। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स की बात करेंगे, उसमें भी आप प्रोड्यूसर को हिट करेंगे। जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर को हिट करेंगे, माने इम्पैक्ट डालेंगे प्रोड्यूसर पे, वैसे वैसे हमारे पिरामिड्स और इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कम होता जाएगा और ये कोलैप्सिंग टेक्निक की तरफ बढ़ता है, ये कोलैप्स करने के टेक्निक की तरफ बढ़ता है। फिर अगर हम एक साधारण वर्ड में बायोस्फीयर को देखें अगर, तो हम देखते हैं कि ये कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ लिविंग कंपोनेंट का एक बहुत बढ़िया तालमेल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, एटमॉस्फेयर में भी आपको सॉलिड लिक्विड गैस देखने को मिलेगा, लिथोस्फीयर इसमें भी सॉलिड लिक्विड गैस देखने को मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर इसमें भी आपको सॉलिड लिक्विड को गैस देखने को मिलेगा। बायोस्फीयर की जब बात करते हैं तो बायोस्फीयर वो होराइजन होता है जिसमें एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा पार्ट आपका लिथोस्फीयर, थोड़ा सा पार्ट हाइड्रोस्फीयर का मिश्रण होता है, और जहाँ ये तीनों मिलेंगे वहाँ पर जीवन होगा ही होगा, बशर्ते ये कि जिस प्लैनेटरी सिस्टम पर ये मिलेंगे उसकी
डिस्टेंस उसके सन से अच्छी होनी चाहिए। इसी चीज़ को यहाँ पर एक सिंपल वर्ड में, अगर जैसे कोई बहुत सारे, मैं साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा अगर आर्ट का है तो उसको अगर वो समझना है तो वो सिंपल वर्ड में इसको यहाँ पर देख सकता है कि जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या हो गया? सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए, अर्थ क्रस्ट हो गया, वाटर, लाइट, एटमॉस्फेयर, गैस, एटमॉस्फेरिक गैस, ये सब मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बायोस्फीयर के बारे में है यहाँ पे, ये फैक्ट्स बायोस्फीयर के नोट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम बायोस्फीयर को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो इसका सारा आपका बन जाएगा, इसको समझिए। जो बायोस्फीयर की कहानी शुरू हुई जब जीवन का पहला जो सिंगल सेल हमारी अर्थ पर शुरू हुआ ग्रोथ करना, तो वो एरा, वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात। उस 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की बात में जो बायोजेनेसिस और जो बायोप्सिस की बात की गई, जहाँ पर ये जो बायोजेनेसिस है कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं है, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, एकदम डरने की बात नहीं है। इसको बहुत सरलता से आप समझिए कि नॉन लिविंग मैटर नेचर में है और ये नॉन लिविंग मैटर सपोर्ट करते हैं लिविंग मैटर के उद्गम को, या राइज ऑफ living component is depend upon the non-living component in the nature is known as biogenesis, biopsies. अब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले सबसे पहले इन्वायरमेंट में हमारे अर्थ के जो नेचुरल इंजीनियरिंग लैब बनी, वो किसी भी हाईटेक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा हाईटेक थी। यू कैंट इमेजिन दिस थिंग। अगर आप इमेजिन करना चाहेंगे तो अगर आप अच्छे से पूरा वीडियो पीछे का नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, पर थोड़ा मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आप इमेजिन करेंगे पूरे चीज़ों को संयुक्त रूप से, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट से लेकर जो भी ये आपका पैमाना बायोस्फीयर आपका आ रहा है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहली जेनेटिक इंजीनियरिंग की लैब एनवायरनमेंट में नेचर ने ही क्रिएट की। जब सिंगल सेल समुद्र के खारे पानी में इस कदर टूटा कि वो अपनी ही कॉम्प्लीमेंट कॉपी बनाया, फोटो कॉपी करता हुआ चला गया। ये टेक्निक नेचर की है और हमको ये समझना होगा कि जब वो सिंगल सेल हमारे धरती पर आया, वो जीवंत था, वो जीवित था, और यही जीवित सेल 3.5 बिलियन एगो ईयर क्या हुआ कि जब ये हमारे धरती पर आया तो वो हाइड्रोस्फीयर में था, और हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट कर रहा था क्रस्ट से और वायुमंडल से। तो ये तीनों का ट्रांजिशन जोन जहाँ पे मिल रहा था, वहीं ये सेल आया, और यही पहला जो इवोल्यूशनरी पीरियड माना जाता है बायोस्फीयर के जनरेशन का, जर्मिनेशन का, स्टार्टिंग का या बिगिनिंग का, वो यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद से जैसे कि मैंने बताया कि पूरे ब्रह्मांड में इस लाइन की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर देखेंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन है, तो जीवन है या जीवित ग्रह है, वो तभी जीवित ग्रह है जब वहाँ पे बायोस्फीयर है। अगर जीवन है तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर होराइजन में इंटरेक्शन हो रहा होगा। यदि पर्टिकुलर किसी होराइजन में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर,
एक इक्विलिब्रियम होराइजन में है तो वहाँ जीवन होगा। हमारा बायोस्फीयर बहुत सारे वाइटल रोल अर्थ पर जो है क्रिएट करता है, और अर्थ पर कई सारे सीजन्स हैं और कई सारे हमारे सीजन्स हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारी धरती अपनी दूरी पर घूमते हुए सन की परिक्रमा करती है, और इस परिक्रमा पथ पर हमें बहुत सारे जो है बायोस्फीयर देखने को मिलते हैं अलग अलग। चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आप 30 डिग्री पर देखें, चाहे साउथ हेमिस्फीयर पे 30 डिग्री पर देखें, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर में 60 डिग्री 90 डिग्री पे बायोस्फीयर देखें या 0 डिग्री पर बायोस्फीयर देखें, चाहे साउथ हेमिस्फीयर में रिस्पेक्टिवली आप देखें, कहीं भी आप बायोस्फीयर को देखेंगे तो बायोस्फीयर आपको हमेशा ही एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के इंटरैक्शन पॉइंट पर मिलेगा। इंटरेक्शन पॉइंट पर इसीलिए मिलेगा क्योंकि देखिए इसका जो आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं वो एग्जाम्पल के रूप में ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर भी देखिए। हम उस जगह, हम भी बायोस्फीयर के एक पार्ट हैं, हम उस जगह पे बसना चाहते हैं जहाँ शुद्ध हवा हो माने एटमॉस्फेयर, जहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो मतलब लिथोस्फीयर, जहाँ पे पानी पीने योग्य हो मतलब हाइड्रोस्फीयर। उसी तरह से हमारे एग्रीकल्चरल लैंड एरिया में भी बायोस्फीयर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और उपजाऊ जमीन से ही पेड़ या जो है बीज अंकुरित होंगे। स्रोत क्या होगा? सन, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स। फिर इसके बाद से जब हमारे साइंटिस्टों ने जो है हमारे अर्थ को खंगालना शुरू किया तो पाया कि 3.7 बिलियन ईयर एगो जो है हमें बायोस्फीयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी को मॉडिफिकेशन के रूप में रखा गया। अर्थ 3.7 बिलियन ईयर पहले एग्जिस्ट की और 3.5 बिलियन जो ईयरा था उसमें टाइम में हमारे पास लाइफ आ गई थी अर्थ पे। अब चाहे वो अर्ली बम्बार्डमेंट या लेट बम्बार्डमेंट जो कॉस्मिक है थ्योरीज उसके थ्रू आई हो, और चाहे वो जो है हमारे धरती पर खुद की कैपेसिटी के कारण आई हो, अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग या अमीनो एसिड या जो थ्योरी है गीगा हाइपोथेसिस उसके अंतर्गत में आई हो। तो खैर हमारे इस 5 पॉइंट में पहला है जो फैक्ट है इवोल्यूशन को दर्शाता है कि हमारा बायोस्फीयर पहला 3.5 बिलियन ईयर में आया। दूसरा पॉइंट दर्शाता है, और ये पहला पॉइंट दर्शाता है 3.5 बिलियन ईयर पहले आया, बायोजेनेसिस के थ्रू आया, मतलब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट सपोर्ट कर रहे थे लिविंग कंपोनेंट को या लिविंग मटेरियल को। फिर इसके बाद से बायोस्फीयर का वो होराइजन है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करे, यूनिवर्स में भी ये नियम लगता है। फिर तीसरा पॉइंट कहता है कि जो बायोस्फीयर है वो हमारे सन से जो डिस्टेंस है एग्जैक्ट उस पे और हमारी धरती के सन के चारों ओर चक्कर लगाने पे जो मौसम में बदलाव आता है उसके कारण हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर अलग अलग, हर सीजनल वेरिएशन में हर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर अलग अलग। अब देखिए दोनों बातें लगभग सेम है, अलग अलग बायोस्फीयर हमको देखने को मिलता है। इसीलिए तो पहाड़ों पर चले जाइए तो आइसक्रीम के कोन के आकार के फॉरेस्ट मिलेंगे, कोनीफेरस। अब पहाड़ से जैसे नीचे आएंगे उनका कोन जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा और गुम्बद शेप पे दिखने लगेंगे, डोम शेप पे दिखने लगेंगे, तो उनकी कैनोपी चेंज हो जाती है, उनका बेसल कवर एरिया, बेसल स्ट्रेंथ जो है आपका कैनोपी कवर और बेसल कवर एरिया चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद से चौथा पॉइंट कहता है कि हमारी अर्थ का निर्माण 3.7 बिलियन ईयर एगो हुआ था और बायोस्फीयर भी लमसम उसी के आसपास का शुरुआत है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। क्योंकि देखिए जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी आप कोई जगह छोड़ दें
आप एक खाली मट्टी डाल के छोड़ दें, उसके ऊपर पत्थर बिछा दें, आप देखेंगे कि बारिश के बाद से उसमें से भी घास उग जाती है। तो जीवन अपना रास्ता खुद ढूंढता है। फिर साइंटिस्टों ने कहा कि लेट्स मेजर द थिकनेस ऑफ द बायोस्फीयर। अगर हम बायोस्फीयर की थिकनेस को मेजर करें तो बायोस्फीयर की जो थिकनेस हमारे पास है वो 38 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर डेप्थ और 17 किलोमीटर अप टू द ट्रोपोपॉज है बायोस्फीयर। पहले ट्रोपोस्फीयर था, ध्यान रखिएगा, पहले ट्रोपोस्फीयर ही बायोस्फीयर था, पर कुछ ऐसे स्पीशीज पाए गए जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो ट्रोपोपॉज कर दिया गया। ट्रोपोपॉज जो है वो पोल और पोल से वेरी करता है। पोल पे वो थोड़ा सा नीचे है और जैसे पोल से इक्वेटर तरफ बढ़ेंगे थोड़ा उबल्ज होता चला जाएगा, उठता चला जाएगा। जैसे रुपेल वल्चर का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, 11,300 मीटर पर उड़ता है। तो हमारे जो स्फीयर है, बायोस्फीयर की जो थिकनेस है, वो अगर कोई कहे कि बायोस्फीयर कितना मोटा है तो आप बताएंगे कि सर वो 11 किलोमीटर बिलो द सी लेवल एंड 17 किलोमीटर अबव द सी लेवल अप टू द ट्रोपोपॉज। ये हमारा बायोस्फीयर का एग्जिस्टेंस है। फिर सिक्स्थ पॉइंट जो फैक्ट है वो दर्शाता है कि बायोस्फीयर की डेप्थ जो है, इसको भी नापना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि कई सारे ट्रेंचेस हैं, जैसे मैराइना ट्रेंच है, सबसे ज़्यादा डेप्थ में मैराइना ट्रेंच, फिर उसके बाद से प्यूर्टो ट्रेंच है। तो यहाँ पर भी जीवन की संभावनाएं हैं। जो मैंने डेप्थ बताई वो 11 किलोमीटर बिलो, तो उसी में ये सब आ जाता है। फिर बायोस्फीयर को कई सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर, आर्टिकल अंटार्कटिक, आर्कटिक में देखा गया, इक्वेटर पे अलग देखा गया। तो सेवरल बायोम, सेवरल फ्लोरा एंड फना का कंपोजिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बायोस्फीयर चेंज होता रहता है, क्योंकि बायोम चेंज होता है, क्योंकि इकोसिस्टम चेंज होता है, क्योंकि फूड वेब के पैटर्न चेंज होते हैं। और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन का रेडिएशन, सन की लाइट के जो इंटेंसिटी है वो चेंज होती रहती है। तो आफ्टर ऑल यू गेट द आंसर दैट द सन इज द डिवाइन फोर्स और डिवाइन एनर्जी सोर्स विच रन दिस ह्यूज ecosystem globally, which we known as the planet Earth. Now, biosphere is made up of more water than land. Yes, गौर करिएगा, बायोस्फीयर लैंड से ज़्यादा है वाटर में। अब सवाल आएगा क्यों? तो आंसर है वेरी सिंपल। भाई लैंड एरिया आपके पास कितना है? 29% है और 71% आपके पास अर्थ पे वाटर है, तो नतीजा ज़्यादा हुआ ना। देखो 29 और 71 का कंफ्यूज़न आप मत रखिएगा। जैसे आप इंडिया में हैं तो इंडिया में जो जनरल नॉलेज है, इसका जो कुछ क्राइटेरिया है ना, वो आज भी रेलवे स्टेशन पे मिलने वाली या बस अड्डे पे मिलने वाली बुक से ज़्यादा नहीं है। तो इसमें 70%, अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं और पूछा कि कितना % धरती पे पानी है और आप आंसर में देखना, अगर 70 लिखा है तो 70 पे टिक मारना, ठीक है। और पूछे कितना % धरती है, लैंड एरिया है, तो अगर उसमें 30 लिखा है तो 30 पर टिक मारना। 71 और 29 तब देना जब तुम कहीं इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम में बैठे हो और वहाँ 71 लिख कर आया है, ठीक है। क्योंकि मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बताता हूँ। अगर हम एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो अर्थ पर 71% पानी है, 29% लैंड एरिया है, जो रिमोट सेंसिंग के द्वारा प्रूव्ड है। बायोस्फीयर की बात करें आगे पॉइंट 9 में, तो इसमें हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल बायोस्फीयर, इसको हम बायोस्फीयर 2 कहते हैं।
और बायोस्फीयर 3 कहते हैं, ये देखने को मिला। हमारे पास बायोस्फीयर 1 है जो अर्थ का बायोस्फीयर है। अब समझिए इसको, अर्थ के बायोस्फीयर को बायोस्फीयर 1 कहते हैं और आर्टिफिशियल बायोस्फीयर को बायोस्फीयर 2 और 3 कहते हैं। ठीक है, अभी आगे है और भी इसके बारे में भी। बायोस्फीयर 2 क्या है? यूनाइटेड स्टेट एरिजोना में मैन इंजीनियर्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम है बायोस्फीयर 2। ये क्वेश्चन का आ चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको लाइफ को आउटर स्पेस में कैसे सस्टेन करें, बिकॉज इन केस ऑफ mobility of human being from our earth to another planetary system, it may not be possible to carry the entire species or organisms from one horizon of space to another. So that the scientists were thinking and impounding entire effort to find out the maximum possibility of carrying biosphere from one horizon of space to another horizon of space. This is because scientists know that the biosphere has a capacity of self-reproduction, and this capacity of self-reproduction is very essential when you travel in space along with the time. So that the scientists are doing various and several researches. So Biosphere 1 is in Arizona and Biosphere 3 is in Russia. Both are the closed system. पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज है। और अब जो सबसे लंबा एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो बायोस्फीयर 3 को लेकर चल रहा है, इसमें कि जो है 180 दिन शामिल किया गया है। इसमें जो डेवलपमेंटल चेंज रिलेटेड टू ऑक्सीजन, फूड एज वेल एज मैनेजमेंट इशू होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बायोस्फीयर है 2 है, माने मैन इंजीनियर्ड बायोस्फीयर है, तो मैन इंजीनियर्ड बायोस्फीयर में वो कई बार जनरेट होगा, ट्वाइस जनरेट होगा, थ्राइस जनरेट होगा। ट्वाइस जनरेट होगा तो बायोस्फीयर 2 की कैटेगरी में आएगा, थ्राइस होगा तो बायोस्फीयर 3। और ये ट्वाइस और थ्राइस क्या है? ये एकोमोडेटेड पीपल है, ये पीपल के लिए है ऐसा एकोमोडेशन प्रणाली बनाना जिसमें कि एक ही फसल 3 बार या एक ही फसल 2 बार ग्रोथ करे, और उस समय हमें फूड और ऑक्सीजन के चैलेंजेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो। इसीलिए ये बायोस्फीयर प्रोजेक्ट 2, बायोस्फीयर 3 ये सब चलाया जा रहा है। फिर इसके बाद से साइंटिस्ट आर्टिफिशियल बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन मार्स पे होगा। अगर हम मार्स पे बायोस्फीयर बना ले गए तो हम मार्स पे जीवन को ले जा सकेंगे, परंतु समस्या ये है कि यदि हम मंगल पर जाके बसे तो हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? हमारी तनख्वाह बिल गेट्स के बराबर होनी चाहिए। और मंगल पे वो लोग जाएंगे जिनका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा जीवन को लेकर, क्योंकि कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इसके बाद से जो बायोस्फीयर की बात की गई वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर की बात की गई। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसीजर है जिसको भी हम अभी आगे देखेंगे, उस पर भी चर्चाएं होंगी। 14th पॉइंट जो है वो बताता है कि बायोस्फीयर को लेकर पूरी धरती कितनी जो है वर्किंग में है।
आप दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट का नाम लीजिए, उसका कोई भी रिसर्च वो पर्यावरण पे ही हो रहा है। आप दुनिया के कोई भी कॉलेज का नाम लीजिए, वर्ल्ड के टॉप लीडिंग कॉलेजेस, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस है। पूरी दुनिया के बारे में जब जैसे हम लोग तो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, कई सारे डेवलप्ड नेशन में ये 15 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान बनता है, तो वो 20 साल आगे की सोचते हैं और 5 साल की प्रोग्रामिंग करना और 20 साल आगे की सोचना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और उसमें जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो 50 वर्ष के लिए होते हैं। पर अगर आप 20 या 10 वर्षीय योजना की बात करें तो 100 से 200 वर्ष आगे की सोच के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। तो ये अंतर है। तो पूरी दुनिया में जो बायोस्फीयर को लेकर प्रोग्राम चला वो था मैन एंड बायोस्फीयर, मैब, जो 1971 में आया और अब तो वहाँ पे वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व लिखा हुआ है, पूरा बना दिया गया है। इस पे पूरे दुनिया में बायोस्फीयर के रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं और जिसकी संख्या जो है वो 727 है। पूरे दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरे दुनिया में 727 बायोस्फीयर रिजर्व है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व है किस लिए? बायोस्फीयर को कंजर्व करने के लिए। 131 कंट्रीज इसमें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड और सिग्नेटरी हैं और 22 ऐसे बायोस्फीयर हैं जो ट्रांस बाउंड्री हैं, मतलब एक इसका आधा इस कंट्री में आधा उस कंट्री में। टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर की बात की गई जो, तो बायोस्फीयर एक अर्थ का बायोस्फीयर, एक आर्टिफिशियल बायोस्फीयर जिसको बायोस्फीयर 2, बायोस्फीयर 3 कहा गया, और एक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर जिसके ऊपर रिसर्च चल रहा है एडवांस। मैं फिर कहता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप इस धरती के बाहर भाग सकते हैं। देश से भागना तो छोटी चीज़ है, अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो धरती के बाहर भाग जाएंगे। इसमें संभावनाएं असीम है, बशर्ते ये कि आप पढ़ें कि इसको इसलिए पढ़ें कि हमको ये पढ़ना है, इसीलिए न पढ़ें कि इन्वायरमेंटल साइंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जो है अगला सब्जेक्ट हमको टफ लग रहा है। इस माइंडसेट के लिए इन्वायरमेंट साइंस है ही नहीं। इन्वायरमेंट साइंस अलग चीज़ है, वो अलग एक दुनिया है। इसका सबसे छोटा यूनिट भी अगर हम उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरा जीवन बीत जाना है और वो भी कम पड़ जाएगा। खाली हम बायोस्फीयर की बात करें, अभी इसी पर आप नोट्स बनाएंगे जब, और जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो लगेगा अरे यार अभी तो हम कुछ जान ही नहीं रहे थे। अभी तो हम जान रहे थे कि बायोस्फीयर एक ही होता है, अब तो जान रहे हैं बायोस्फीयर 3 होता है। अर्थ का बायोस्फीयर, आर्टिफिशियल बायोस्फीयर, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर। आर्टिफिशियल बायोस्फीयर इज ऑल्सो जो है वो क्लासीफाई हुआ 2 पार्ट में, बायोस्फीयर 1, बायोस्फीयर 2 की कैटेगरी बनाई गई। बायोस्फीयर 2, बायोस्फीयर 3, बायोस्फीयर 2, बायोस्फीयर 3। बायोस्फीयर 1 जो है वो आपके अर्थ का बायोस्फीयर है, ये बायोस्फीयर 1 इज द अर्थ बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर 2 और बायोस्फीयर 3 आर्टिफिशियल बायोस्फीयर है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर पे भी काम चल रहा है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं अपने थोड़े से अर्थ के बायोस्फीयर को। ये एटमॉस्फेयर की स्लाइड है और एटमॉस्फेयर की स्लाइड में ऊपर आई बटन में आपको आ जाएगा एटमॉस्फेयर के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने वीडियो डाला है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ थोड़ा एक स्ट्रक्चरल डायग्राम है, उसको मैं समझाता हूँ, क्योंकि बायोस्फीयर का जो नोट्स आप बना रहे होंगे वो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपका रिवीजन शुरू हो रहा है कि एटमॉस्फेयर को जो मैंने बोला कि बायोस्फीयर का पार्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर 2 प्रकार में क्लासिफाई है ग्लोबली, होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। बहुत सारे नोट्स में मैंने देखा कि बायोस्फीयर में इसको एबायोटिक, बायोटिक में बांटते चले जा रहे हैं। वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है,
बायोलॉजिकल कंपोनेंट है। और यहाँ जो आज आप बायोस्फीयर पढ़ रहे हैं ना, वो एक महान किताब से पढ़ रहे हैं। उस किताब के आगे सारी धरती की किताबें सरेंडर हैं। तो उसको भी अभी मैं नाम भी आपको बता दूंगा इसमें है, उसको आप लिख लीजिएगा। और अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप उसको खरीद के पढ़िएगा, मज़ा ही आ जाएगा। वो ऐसी इकलौती किताब है जो आपसे बात करती है, वो आपसे बात करती है, हालांकि महंगी है। एटमॉस्फेयर दो प्रकार का है, होमोस्फीयर, एट्रोस्फीयर। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको एटमॉस्फेयर बताऊंगा, थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर बताऊंगा, थोड़ा सा लिथोस्फीयर बताऊंगा, फिर मैं वापस बायोस्फीयर पे आ जाऊंगा। तो एटमॉस्फेयर दो प्रकार में, होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर। होमोस्फीयर में लेयर आती है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर में दो लेयर है, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में दो लेयर है, मैग्नेटोस्फीयर और सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, आई बटन में रहेगा, आप एटमॉस्फेयर का पूरा जानकारी वहां से ले सकते हैं। होमोस्फीयर कई अलग अलग स्फीयर में बटा है, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फीयर, मीजोपॉज। मीजोस्फीयर में ही आयनोस्फीयर है, जिसको हम आयन होराइजन कहते हैं। और आयन होराइजन के अलग अलग सेगमेंट हैं, डी सेगमेंट, ई सेगमेंट, एफ सेगमेंट, जी सेगमेंट। एफ सेगमेंट दो सेगमेंट में बटा है, F1 सेगमेंट और F2 सेगमेंट में। ये जो डिवीजन है इधर पे, ये आयन डेंसिटी के अकॉर्डिंग है। आयनोस्फीयर कोई एक सेग्रीगेट अलग सेपरेटेड लेयर नहीं है। आयनोस्फीयर मीजोस्फीयर और मीजोपॉज से लेकर थर्मोस्फीयर तक में फैली है। जहां पर आयन डेंसिटी ज़्यादा होगी वो स्फीयर आयनोस्फीयर कहलाएगा, आयन होराइजन कहलाएगा। हेट्रोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, कहीं ये जो हेट्रोस्फीयर दिख रहा है आपको, हेट्रोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर दो पार्ट में है, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर दो पार्ट में, मैग्नेटोस्फीयर, सेलेस्टियल स्फीयर। अब आइए हेट्रोस्फीयर पे। हेट्रोस्फीयर में थर्मोस्फीयर, थर्मोपॉज। फिर हेट्रोस्फीयर दो पार्ट में है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर एज ए टर्म कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्मोस्फीयर, थर्मोपॉज, मैग्नेटोस्फीयर, फिर मैग्नेटोपॉज, और फिर शुरू होता है सेलेस्टियल स्फीयर। तो एटमॉस्फेयर का बटन यहाँ पर आई बटन में रहेगा, आप इसको देख लीजिएगा। एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी वहाँ की है। इसका जो एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन, हमारा वायुमंडल बनकर तैयार हुआ 3.5 इंटू 10⁹ ईयर एगो, और जो है बनकर तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया 2 इंटू 10⁹ ईयर एगो। हमारे वायुमंडल का जो भार है वो 5.6 इंटू 10⁻14 मेट्रिक टन है। ठीक है, जो कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ द टोटल वेट ऑफ अर्थ है। ये सब कुछ आपका जनरल नॉलेज का चीज़ें हैं जिसको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। उस आई बटन में एटमॉस्फेयर को देख लीजिएगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। या अगर आप उसका नोट्स बना चुके होंगे तो अपने नोट्स को भी साथ रख लीजिएगा, पलट लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ऑफ द अर्थ सरफेस की बात करें तो 0.00013 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इसके बाद से लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में दो पार्ट है, जियोस्फीयर, क्रायोस्फीयर। जियोस्फीयर मतलब जो सॉलिड जिसमें रॉक्स हैं, और क्रायोस्फीयर मतलब जिसमें सॉलिड पोर्शन में आइस है, माने वाटर इन क्रिस्टल फॉर्म। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है वो आपका 5 to 70 किलोमीटर थिक है। ओशियानिक क्रस्ट 6.3। इसमें दो चीज़ों का है कि इसमें साइकिल चलती है, रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक साइकिल, पीडोजेनेसिस इसी में होता है। ठीक, इसकी डेंसिटी क्रस्ट के रिजम्बलेंस में वेरी करती रहती है। लिथोस्फीयर के बारे में इसका कंप्लीट वीडियो यहाँ पर आई लिंक में रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई बटन पर तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ये तो मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। टोटल जो है हमारा क्रस्ट का वेट है वो है 97.7%। ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे क्रस्ट पे, सिलिकॉन की, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की परसेंटेज है जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं। हमारा ओशियानिक क्रस्ट सिलिकॉन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का एक कॉम्बिनेशन है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सिलिकॉन और एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन है। ये हमारा आपका क्रस्ट है, देखिए आप, ये ओशियानिक क्रस्ट,
ये जहाँ पे ओशन और कॉन्टिनेंट मिलते हैं इसको ट्रेंच कहा जाता है। और ये लिथोस्फीयर का सेगमेंट आ गया। मतलब समुद्र जो है ये हाइड्रोस्फीयर है, पर ये है लिथोस्फीयर पे, और इसके ठीक ऊपर होगा एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए समुद्र में जीवन है। ये अर्थ का एक डिवीज़न यहाँ पर है आपका, ये अपर क्रस्ट, ये ओशियानिक एरिया, यहाँ नीचे बीच में आपका जो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, इसके बाद से ये मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, और नीचे इसके ठीक मेंटल। खैर ये सब चीज़ें उसमें, इसमें जब आप लिथोस्फीयर के आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। फिर आइए हाइड्रोस्फीयर, इसमें भी सिमिलरली यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा हाइड्रोस्फीयर के बारे में जानकारी। हाइड्रोस्फीयर की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जिसको हम कहते हैं। हमारे जो ओशियानिक सरफेस है उस पर एक अनुमानित मात्रा में वाटर इवेपोरेट होता है, और लैंड एरिया से कुछ मात्रा में इवेपोरेट होता है, हमारे यहाँ प्रेसिपिटेशन होता है। सिंपली ये साइकिल आप देख ही रहे हैं, ग्राउंड वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ओशियन इवेपोरेट हो रहा है, ऊपर जाके कंडेंस होगा। इसका आई बटन में आप देखेंगे ना तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जो टोटल मास हमारे अर्थ के हाइड्रोस्फीयर का है वो 1.4 इंटू 10⁻18 टन वजन हमारे हाइड्रोस्फीयर का, पूरे धरती पे पानी का वेट। फिर इसके बाद से आपका जो है क्यूबिक किलोमीटर एरिया में इसका है, क्यूबिक माइल्स में इसकी वैल्यू दी गई है। पूरा जियोलॉजिकल रिजर्वायर यहाँ पे, इसको मैं इसलिए डाला क्योंकि इसको एक बार रिवाइज होगा तो आप फिर से इंटरेक्ट होकर उस आई बटन पर क्लिक करेंगे। हाइड्रोस्फीयर में 71%, ओशन में पानी 97.41, आइस कैप एंड ग्लेशियर में 2.59। ये एक्यूरेट डेटा है, ये एक्यूरेट डेटा है, ये जान लीजिएगा। ग्राउंड वाटर 0.5%, सॉयल मॉइस्चर 0.01%, लेक एंड रिवर में पानी हमारे 0.09%, एटमॉस्फेयर में हमारे 0.0001%। अब आइए फिर से पहुंच गए हम अपने बायोस्फीयर पे। तो एक तो हमारे पास नेचुरल बायोस्फीयर है, और नेचुरल बायोस्फीयर हम प्रीवियस स्लाइड तक पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल बायोस्फीयर, आर्टिफिशियल बायोस्फीयर जो एक्सपेरिमेंटल बायोस्फीयर की जो मैंने बात की, जो फैक्ट्स मैंने पॉइंट वहां लिखे, बायोस्फीयर 2 ये एरिजोना में 3.15 एकड़ में फैला है। बायोस 1, बायोस 2, बायोस 3 एट इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स साइबेरिया, सोवियत यूनियन में है। अंतर है, देख लीजिए गुरु, ये बायोस्फीयर 2 है इन एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट, और ये देखिए यहाँ पे टर्म लिखा है बायोस, BIOS 1, BIOS 2, BIOS 3, ये सोवियत में है। फिर बायोस्फीयर J, ये J लिखा है, ये जापान में है। ये क्लोज्ड इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी है, ये जापान में है। मैं कह रहा हूँ ना, धरती के किसी भी नक्शे पर उंगली रखें, अगर वहाँ रिसर्च हो रहा है ना तो वो एनवायरनमेंट पे ही हो रहा है, पूरे धरती पर। और अब तो और भी बढ़िया हो गया, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इन्वायरमेंट साइंस माइनर में अनिवार्य है। माइनर आपको पढ़ना है, माइनर आपको पढ़ना है। बीएड में एक पेपर इन्वायरमेंट है, पूरा साल उसको पढ़ना है। तो है ही, नौकरी की कमी नहीं है, बस आप वहाँ पहुँच जाओ। किसी भी कॉन्वेंट में जाएंगे 1 to 5 इन्वायरमेंट ही है। माइक्रो इकोलॉजिकल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम और लाइफ सिस्टम सपोर्टिंग अल्टरनेटिव, MELISSA, ये बायोस्फीयर का एक प्रोग्राम है जो इस समय ग्लोबली रन कर रहा है। इसमें ये प्रोग्राम बनाया गया, भाई देखो, जब हम इकोसिस्टम की बात किए, इकोसिस्टम का वीडियो आपने देखा होगा,
तो उसमें हमने कहा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में स्पेस इकोसिस्टम की बात की। अंतरिक्ष में यात्री जो जीवन यापन के लिए जो संसाधन रखेंगे वो एक आर्टिफिशियल बायोस्फीयर होगा। वो एक आर्टिफिशियल बायोस्फीयर होगा और ये आर्टिफिशियल बायोस्फीयर हमें स्पेस में एक कालांतर पे ब्रह्मांड के इस छोर से उस छोर पर अगर हम किसी ग्रह में जाकर बसने की बात करेंगे तो मदद करेगा। फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में मिल्की वे में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं जिसमें कि कुछ प्लैनेट हैं जो अर्थ जैसे दिख रहे हैं। केपलर सिस्टम में भी इसको डिटेक्ट किया है, जो क्लोजेस्ट एलियन बायोस्फीयर के रूप में देखा जा रहा है। मतलब कि ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम जो ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह हमारे ही मिल्की वे में है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो अर्थ जैसा है। वो सन से एग्जैक्ट उसी डिस्टेंस पर है जिस डिस्टेंस पर हम सन से हैं। वो भी सन के चक्कर लगा रहा है, तो मीन्स कि वहाँ पर भी बायोस्फीयर होने की संभावना है। तो इस पे रिसर्च एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर कहलाता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयरिक सेगमेंट कहला रहा है। वहाँ पे लाइफ की उत्पत्ति। देखिए, अंतरिक्ष में जीवन को ढूंढना बहुत सरल है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साइंटिस्टों ने रिपोर्ट किया कि उनकी खिड़कियों पर छोटे छोटे जो है एक्सट्रीमोफाइल्स पाए गए। अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव। ये किसी हॉलीवुड मूवी जैसा लगता है पर ये है नहीं, ये हकीकत है। अंतरिक्ष में जो है एस्ट्रॉयड्स होते हैं, उल्कापिंडों से, उल्कापिंड ग्रहों के टुकड़े होते हैं। जैसे हमारी धरती पर कोई उल्कापिंड गिरा होगा तभी जीवन आया, उसी तरह कई ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे जीवन होगा और वहाँ के विस्फोटक उल्कापिंड या उस प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने पर उल्कापिंड उन जीवन को कैरी कर रहे होंगे, जैसे स्पेस शटल कैरी करता है और ले आके इधर उधर पूरे ब्रह्मांड में घुमा रहे हैं। तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स स्पेस शटल के शीशे पर आने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि लाइफ एवरीवेयर, जो लाइफ की एग्जिस्टेंस है वो एवरीवेयर है। बट कहाँ पर है? एवरीवेयर भी टर्म लगेगा तो कहाँ पर लगेगा? जहाँ पर संभावनाएं प्रबल हों। जीवन उसी आवरण में पाया जाएगा जहाँ उसकी फाइंडिंग मैक्सिमम हो। अब देखिए, हैबिटेट निच कोरिलेट हुआ। एक गजब का ये सब्जेक्ट है, मज़ा आता है। तो मैंने इसको देखा जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर को पढ़ा, मैंने बहुत साल पहले पढ़ा इसको, तो उस पर मैंने एक नोट्स बनाया था। तो उस नोट्स को मुझे लगा कि इसको क्रियान्वयन करना चाहिए रिसर्च पेपर में। तो मेरे एक स्टूडेंट थी खुशबू वर्मा, तो उसके साथ मैंने जो है एक रिसर्च पेपर लिखा केनाई में अपने यहाँ। उसमें हम लोगों ने रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया और उसको बहुत पढ़ा। तो उस पेपर का नाम है स्टडी ऑफ एक्सट्रीमोफाइल, टूल फॉर एडवांस रिसर्च एंड पायनियर फॉर प्लेनेटरी इवोल्यूशन। ये मेरा टॉपिक था। इस पेपर को एक्सेप्ट हुआ और एक्सेप्ट होकर जो पब्लिश हुआ, उसके बाद से इसमें जो है हम लोगों ने एक्सट्रीमोफाइल्स की संभावनाओं पर रिसर्च किया, एक्सट्रीमोफाइल्स की पॉसिबिलिटीज़ की फाइंडिंग की, और उस फाइंडिंग से हमको किन किन डिजीज़ों से बचने और गुण क्या है उनके, 16S RNA, DNA, 16S rDNA, राइबोसोमल DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, 16S। ये कैपेसिटी है उस एक्सट्रीमोफाइल की, जो उसमें उसको स्ट्रक्चरली जो है कह सकते हैं आपकी स्ट्रक्चरली सर्वाइव करने का मोड़ देता है। मतलब कि ये 16S आप एक मान लीजिए कि एक ऐसा बायोसूट है जो कि उसको वहाँ पर सर्वाइव करने में मदद करता है। तो जीवन के आयाम तो कई जगह पर हैं। तो इस पर हम लोगों ने रिसर्च किया। ये पेपर एक साइंटिस्ट है नासा में, उन्होंने भी इसको कोट किया था। अमूमन में सारे उस पेपर का ये एब्स्ट्रैक्ट है, आप पढ़ना चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अमूमन मैं सारे रिसर्च पेपर्स को अपने मैक्सिमम साधारण जर्नल में देता हूँ और जब कोई वर्क करता हूँ तभी पब्लिश कराता हूँ।
साधारण जर्नल में देने का मतलब ये है कि कोई नॉर्मल भी बच्चा उसको एसेस करके पढ़ ले, नॉर्मल बच्चा भी उसको एसेस करके पढ़ ले, तभी उसका मतलब है। नहीं तो ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर तो इंटरनेट पे बहुत घूमते हैं। अब ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोस्फीयर की बात की जाए, ह्यूमन तो भाई धरती पे जो है बहुत सबसे बड़ा पोल्यूटेंट तो ह्यूमन बीइंग ही है। जब से ह्यूमन आया है सबसे एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और वेक्टरबॉर्न डिजीज देखने को मिलते हैं। ह्यूमन से बड़ा पोल्यूटेंट कोई नहीं। अभी देखिए यमुना पोल्यूट हो गई है। दिल्ली जैसे शहर में धन्य है वहाँ के वैज्ञानिक और धन्य है वहाँ के पर्यावरण सलाहकार। मैं उस व्यक्ति से बात नहीं करना पसंद करता जिसको एनवायरनमेंट साइंस उसका एमएससी ना हो। दिक्कत क्या है, उसको उसके बारे में जानकारी नहीं है और वो ओणम बौड़म बात बतियाता है। दिल्ली के बारे में आप कल्पना करिए, अगर आप लखनऊ जैसे शहर में है, लखनऊ को जान रहे हैं, तो लखनऊ का 4 गुना है दिल्ली। और दिल्ली में आप एरोसॉल को और जो पार्टिकुलेट मैटर है यू आर हैंडलिंग विद अ फॉग गन। आर यू डैम फूल यार, तुमको इन्वायरमेंट कहाँ पढ़ाना, तुम्हें इन्वायरमेंट तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा। बीएससी फर्स्ट ईयर का इन्वायरमेंटल साइंस का बच्चा बता देगा कि वो फॉग गन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। और ये केवल टेक्नोलॉजी से आपका फॉग नहीं ठीक होगा, टेक्नोलॉजी से आपका फॉग नहीं ठीक होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। मैं सजेशन क्यों नहीं दे रहा यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे अपने विचार हैं और मेरा मानना है कि जिस चीज़ में आपको विचार सॉलिड हो, आप महारत हो, तो उसको मुफ्त में नहीं करना चाहिए। आप दिल्ली के धुएं को फॉग गन से, यू आर वेस्टिंग एनर्जी, यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग मनी, एंड दिस इज रेडिकुलस। देयर इज IIT in Delhi. There is IIT in Delhi. What they are doing? They are not going to suggest Arvind Kejriwal that what you are doing in Delhi, wasting money. And now अब क्या कर रहे हैं, वो प्रोग्राम कर रहे हैं कि 2025 तक यमुना क्लियर करेंगे। Since he joined as a chief minister of Delhi, he stated in his statement that within 5 years we clean Yamuna. I challenge you, if you able to clean Yamuna up to 2025, I am the first man to say thank on your Twitter. I am the first man, and I would like to be a first man. It is not possible. It is not easy. ये इतना सरल नहीं है, उतना आसान नहीं है कि आप दिल्ली के वायु प्रदूषण को और दिल्ली में यमुना प्रदूषण को 5 साल में ठीक कर ले जाओ। मैं लिख कर दे सकता हूँ। तो ह्यूमन ही सबसे बड़ा जंजाल है बायोस्फीयर, लिविंग स्फीयर को काटने का। पहली स्लाइड में मैंने बताया कि हम जो है कालिदास की तरह उसी डाल पे को काट रहे हैं जिस डाल पे हम बैठे हैं। बायोस्फीयर को पोल्यूशन से, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आपका बन जाएगा, आप समझिए। बायोस्फीयर को पोल्यूशन से, देखिए इन्वायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट अगर वो सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस है, साइंटिफिक, पॉलिटिकल, इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस नहीं कर सकता है तो उसने अपनी एमएससी नहीं सही से की। ये क्राइटेरिया है। इन्वायरमेंट के साइंस के बच्चे हो, तुम पॉलिटिक्स पे भी बोल सकते हो, तुम सामाजिक सुधार पे भी बोल सकते हो, तुम साइंटिफिक अप्रोचेस पे भी, तो तुम्हारा कमांड ही है बोलना है। और उसका जो है आप रिलीजियस पे भी बोल सकते हो, आपको फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम, यू हैव रिलीजियस फ्रीडम एंड राइट टू स्पीक, आपके पास स्वतंत्रता है। तो इसीलिए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट बनाया है। वो बिलग्रेड चार्टर्ड यूगोस्लाविया में जो पहला एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस, वो मूर्ख थोड़ी न थे, पूरी दुनिया मूर्ख थोड़ी ना है। भारत के पास पर्यावरण पे पुरस्कारों की संख्या की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी है। दुनिया में पर्यावरण पुरस्कार की बारिश हो रही है, दुनिया में पर्यावरण पे पुरस्कारों की बारिश हो रही है।
गोल्ड्समैन, मैग्सेसे, नोबेल, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सारी चीज़ें ये सब पर्यावरण पर बरस रही हैं। पर जब इस बारिश का संचयन होगा तभी ये चीज़ें फ्रूटफुल होंगी। और संचयन कहाँ से होगा? संचयन तब होगा जब आप उसको अपने शिक्षा प्रणाली में बराबर का हिस्सेदारी माने। बहुत सारे सरकार, गवर्नमेंट हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इस पर्यावरण से वो कितना पैसा खड़ा कर सकती हैं। इनफाइनाइट $1 बिलियन बिजनेस है एनवायरनमेंट, बिलियन डॉलर बस आपको इन्वेस्टमेंट डालना है और पैसा उधर से आना शुरू। हैबिटेट रिमूवल और डैमेज कर रहे हैं हम। स्ट्रक्चरल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन और सॉइल का लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अल्टरेशन ऑफ स्पीशीज, जंगल काट रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के थ्रू, प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम स्पीशीज में अल्टरेशन, कंपोजिशन में अल्टरेशन पैदा कर रहे हैं। अभी एनिमल हस्बेंड्री वाले पकड़े हैं, कुछ जो है इस तरह के जीनोम सीक्वेंस को चेंज करने वाले लोग पकड़ाए गए हैं। जो काऊ की ब्रीडिंग को लेकर हुआ था बवाली है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक ऑर्गेनिजम्स इनटू द एनवायरनमेंट, मैंने बताया था, एक बार एग्जांपल दिया था, समुद्र में चलने वाली बड़ी बड़ी शिप जो सबमरीन है, ये बायोन्सी पे काम करती है, पानी को नीचे से सक करती हैं और सक करके जब ऊपर उड़ता है तो उसको ड्रेन कर देती हैं। तो अगर कोई अटलांट महासागर में से समुद्र में सबमरीन सक हुई, वो कुछ एग्जॉटिक स्पीसीज को इंडियन ओशन में जब उसको ऊपर आना है तो उसने अपना पानी छोड़ा, नतीजा कुछ स्पीसीज इंडियन ओशन में आ गए। तो इंडियन ओशन में आने वाले स्पीसीज जो बाहर से आए हैं वो यहाँ के स्पीसीज को और डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे। फिर रिप्लेसिंग बायोलॉजिकल वेराइटीज विथ मोनोकल्चर, एक ही स्पीसीज ग्रो किए जा रहे हैं। सालों साल हम गेहूं उगा रहे हैं खेत में, एक ही स्पीसीज, एक ही परवल ही बो दिए तो परवल ही बो रहे हैं, भिंडी लगा रहे तो भिंडी लगा रहे हैं। मल्टीपल चेंज, क्रॉप रोटेशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप यकीन नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो क्रॉप रोटेशन है इट इज बेस्ट वन। फिर इसके बाद से आपका एलिमिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल पेस्ट, जो नेचर के द्वारा बनाए गए पेस्ट थे। सॉरी, पानी पी रहा था। जो नेचर ने बनाए थे पेस्ट, जो नेचर ने हमें दिए थे, बड़े बड़े दरख्तों के पेड़ हमको मिले प्रकृति में, हमने उसको काट डाले। ऊंचाई पर उड़ने वाले स्कैवेंजर्स, नेचुरल स्कैवेंजर्स, गिद्ध उस ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाते थे, हमने उनकी ब्रीडिंग हैबिटेट को ही नष्ट कर दिया। वो विलुप्त हो गए, खत्म। खत्म हो गए। यही हरकत अगर आपके साथ हो, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो आप बड़े बड़े बैनर लेके खड़े हो जाते हैं कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। और कहाँ से शुरू हुआ? आपसे शुरू हुआ। उस बैनर में लगी लकड़ी जिस पेड़ से काटेगी वो आप हैं, इसकी जरूरत ही न पड़ती। बड़े बड़े पेड़ों पे, बड़े बड़े पेड़ों पे मैं कोई रैली में नहीं जाता, मैं कोई रैली में पार्टिसिपेट नहीं करता। मुझे मालूम है एजुकेशन इज द बेस्ट टूल। अगर मैं मेरे इन वीडियोस से एक भी बच्चा कहीं पर्यावरण को समझ गया, समझ लीजिए कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए। मैं मोनेटाइजेशन के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं पढ़ाने के लिए हूँ, और मैं जो सच है वही बताता हूँ आपको। मैं जहाँ रहता हूँ उस एरिया में बड़े बड़े पेड़ काटे गए, उस पर ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी आते थे। अब हम क्या कर रहे हैं? करोड़ों रुपए खर्च करके वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चला। ये हमारी गलती है, इसका खामियाजा हम एक दिन बहुत बुरा भोगने वाले हैं, और बहुत जल्द ही भोगेंगे। जो अभी भी नहीं पढ़े इस विषय को,
तो बहुत जल्दी भोगेंगे। जब से ह्यूमन बींग इस धरती पर आया है तब से हमने 20% ऑक्सीजन कम कर दिया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से हमने 15% अवेलेबल ऑक्सीजन परसेंटेज डिक्रीज किया है। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इम्प्रोपरेट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ इन्वायरमेंटल सिस्टम, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो है नष्ट कर दिया, डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, और इसका खामियाजा हम भोगेंगे, और बहुत ही भयानक रूप से भोगेंगे, क्योंकि हम लाइफ से छेड़छाड़ कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर हमें जीवन देता है। बायोस्फीयर हमारे लिए लाइफ है, समझ लीजिए आप। ये हमें रॉ मटेरियल, फूड, ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स। ये अर्थ की टॉक्सिक सब्सटेंसेस को अर्थ से रिमूव करता है, ये क्लीनिंग का काम करता है। फॉरेस्ट आर नोन एज lungs of this planet. Wetlands are known as kidney, filtration का काम करती है? ये एक पोल्यूशन मार्कर की तरह होता है। अगर पोल्यूशन जिस एरिया में ज़्यादा है उस एरिया में बायोस्फीयर हमें कम दिखेगा। बायोस्फीयर में एक प्रोडक्ट पाया जाता है लाइकेन। लाइकेन इंडिकेटर है पोल्यूटेंट का। एयर पोल्यूशन को नेचुरली अगर हमको पता लगाना है तो लाइकेन के जरिए हम पता लगा सकते हैं। सिंपल एक प्लांट ले लीजिए, तुलसी, पोल्यूटेड सॉइल में नहीं ग्रो करेगा। ये हमें पोल्यूटेंट को ट्रैक करने में भी मदद करता है। फार्मास्यूटिकल के कई सारे कंपाउंड हमें यहाँ मिलते हैं, जैसे कि जो कीमोथेरेपी होती है उसमें बहुत सारे प्लांट एल्कनॉइड्स पड़ते हैं। अर्जेडाइन पड़ता है, अर्जेडाइन इंडिका नीम से मिलता है हमको। तो बायोस्फीयर का तो सिग्निफिकेंस इतना है कि आप ये जानिए कि इसको हम लाइफ कह लें, और हम इस लाइफ को नष्ट कर रहे हैं और ऑन द बिहाफ ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसका हमको उतनी जरूरत भी नहीं है। पर वही है कि जो है कहते हैं कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस प्रकृति के पास हमारी नीड फुलफिल करने के लिए सब कुछ है, हमारी ग्रीड फुलफिल करने के लिए कुछ भी नहीं। और हम अपनी ग्रीड को इंक्रीज कर रहे हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ आवर पॉपुलेशन और इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जो बुक का मैंने आपको जिक्र किया था वो बुक का नाम है द एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बाय क्रिस पार्क। ये टेलर एंड फ्रांसिस रुटलग पब्लिकेशन से की बुक है। ये बहुत अच्छी बुक है। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, उनके आंसर्स यहाँ पर हमने रख रखे हैं। जैसे बायोस्फीयर को जो डिफाइन किया गया एज द पार्ट ऑफ अर्थ, वाटर एंड एटमॉस्फेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाए, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी आपका सॉलिड लिक्विड गैस है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पाए जाएंगे उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे, उस सेगमेंट को कहेंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि फिनोमिना ऑफ रेन, ड्यू, स्नो को एक साथ अगर हम कहीं कहें जिसमें कि ग्रेविटी इन्वॉल्व हो तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इसके बाद से प्रोसेस था इवो ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। प्रोसेस ऑफ evapotranspiration and precipitation is called hydrological cycle. सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर इज सनलाइट, जो कि पहले ही फोटो में मैंने डाल रखा है। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑल्सो नोन एज मटेरियल साइकिल। 1 ईयर, ये क्वेश्चन था नेट का, 1 ईयर 1 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट सेल कंज्यूम 30 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वॉल्व 10 टन ऑफ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड एनुअली through the photosynthesis is 7 into 10 to the power 13 kg. Nanobiological nitrogen fixation is electrochemical and photochemical process. Biochemical cycle refers to the cycling of nutrient in ecosystem. अब यहाँ देखिए,
बायोकेमिकल साइकिलिंग refers to cycling of nutrients in new ecosystem, और यहाँ पर है known as material cycle। अंतर है, शब्द में अंतर है, शब्द में अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। गैस being produced by paddy field involving global warming is methane। The sphere of living matter found on the surface of the earth comprises biosphere। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज है, वाटर साइकिल इज मेड अप ऑफ 2 ओवरलैपिंग साइकिल, ग्लोबल और लोकल साइकिल, माने ग्लोबल इवेपोरेशन साइकिल एंड लोकल इवेपोरेशन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल हैविंग स्मॉल गैस कंपोनेंट इज फाउंड इन सल्फर। अर्थ इज एन ओपन सिस्टम ओनली इन फॉर एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा, अर्थ इज एन ओपन सिस्टम ओनली फॉर एनर्जी। Lithosphere is a reservoir of phosphorus, amount of nitrogen fixation organism fixed by nitrogen fixing organism। कितना परसेंट नाइट्रोजन फिक्स होता है? 70% by nitrogen fixing organism। Carbon found in lithosphere in form of carbonate। Ecological cycle directly driven by sunlight is hydrological cycle। Maximum control of hydrological cycle is exerted by forest। Liberation of H2S foul smell of water smell in water tank और pond। अगर आपके पानी से सड़न या बदबू आ रही है तो ये एनएरोबोसिस प्रोसीजर है, इसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं और कोई बात नहीं है इसमें। फर्टिलाइजर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी बर्ड along the coast of Chile and Peru is guano। ये समुद्री चिड़िया के बीट है जो कि फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम भर की इसमें जानकारी हो गई। फिर एक क्वेश्चन आया था, एक बच्चे ने पूछा कि सर निच फ्रेंच वर्ड है? नहीं है, लैटिन है। तो निच फ्रेंच वर्ड है, लैटिन नहीं है, क्योंकि मिडिल फ्रेंच वर्ड नीशर से लिया गया है और इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके दी हुई है। ये फ्रेंच वर्ड है निच। फिर एक क्वेश्चन आया था कि सर सेक्शन 50 को रिप्लाई कर दीजिए वाइल्ड लाइफ एक्ट में। चैप्टर जो आपका 6 है, चैप्टर 6 प्रोविजन एंड डिटेक्शन एंड ऑफेंस, जिसमें कि आपका पावर ऑफ एंट्री, सर्च, अरेस्ट एंड डिटेंशन है। ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास जो जंगल में है, बाहर से आया है, उसके पास किसी भी तरह का वेपन या ट्रॉफी या जो है कोई स्पेशीज या कोई इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पेशीज का आर्टिकल, एनिमल आर्टिकल या एनिमल का एग, बर्ड एग, नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी, तब उसका एंट्री और सर्च का जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होता है और फॉरेस्ट ऑफिसर के पास होता है, और कोई भी पुलिस उसकी इंक्वायरी कर सकती है, बस उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर की होनी चाहिए। अंडर दिस एक्ट ये फुल हैंड, फ्री हैंड छूट है कि यदि आप जंगल में गए और किसी चिड़िया का घोंसला आपको अच्छा लगा, आप नोच लिए, तो आप कानून के दायरे में आ गए। आप जंगल में गए, आपके पास कोई भी ऐसा वेपन है जिससे किसी भी एनिमल की जान ली जा सकती है, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। यही सेक्शन 50 कहता है, और ये अधिकार सब इंस्पेक्टर के रैंक तक के अधिकारी के पास होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि सर स्पेशियल नीच, ट्रॉपिकल और मल्टी डायमेंशनल नीच में कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, उस वीडियो को आप पुनः एक बार देख सकते हैं। स्पेशियल नीच मतलब फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई, जहाँ पर वो बैठा हो या वो वहाँ पे हो। ट्रॉपिकल नीच मतलब ट्रॉपिक लेवल में उस कौन से पोर्शन को उसने ऑक्यूपाई किया, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। मल्टी डायमेंशनल नीच में 2 कंडीशन बनती है। 2 कंडीशन जो बनती है वो टोटल रेंज ऑफ एनवायरनमेंट को कवर करके बनती है। इसके डेफिनेशन में ही इसका मीनिंग पूरा का पूरा सार छुपा हुआ है। पहला है फंडामेंटल नीच।
फंडामेंटल नीच वो होता है जो टोटल रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन को कवर करता है। जैसे मान लीजिए कि टोटल रेंज ऑफ बर्ड हो गया कि जिस डाल पर उसका घोंसला है उसका एक डाल ऊपर एक डाल नीचे, एक डाल ऊपर एक डाल नीचे, या वो कहीं पे जो है उल्लू है जैसे, तो उल्लू अपने डाल पे बैठा है और वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपना जो उसका नीच है ऊपर पेड़ पर फॉरेस्ट पे, और वो शिकार कर रहा है ग्रासलैंड में। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे, तो ये फंडामेंटल नीच हुआ उसका, ये रेंज पूरा फंडामेंटल नीच हुआ। तो डायमेंशन इसमें क्या हो गया, एक डायमेंशन वो हो गया जिसमें वो है और दूसरा डायमेंशन जिसमें शिकार कर रहा है, तो ये मल्टी डायमेंशनल कैटेगरी में आया। फिर इसके बाद से इसमें मल्टी डायमेंशनल इसमें होता है रियलाइज्ड नीच जो होता है वो फंडामेंटल नीच के जो पोजीशन है जहाँ पर वो स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है। अब एक ही डाल पे 3-4 उल्लू हों, तो एक उल्लू जिस पर एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक डाल है उस पर 3 उल्लू हैं, उल्लू ए, उल्लू बी, उल्लू सी। तो उल्लू ए जो है वो जहाँ एग्जिस्ट करेगा उसका इनहेरेंट पोजीशन, उल्लू बी जिस डाल के जिस साइड पर बैठेगा, उल्लू सी जिस डाल के साइड पर बैठेगा, वो उसका रियलाइज्ड नीच होगा। शिकार वो कहीं भी करे, शिकार वो फंडामेंटल नीच में करे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम रियलाइज्ड नीच के कैटेगरी में रखते हैं। मल्टी डायमेंशनल नीच फंडामेंटल और रियलाइज्ड नीच का एक जो है कंपैरेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फंडामेंटल नीच में स्पीसीज कहीं भी रहे, उसका पूरा रेंज जिसमें वो घूम सकता है फ्रीली, वो फंडामेंटल नीच में आता है। Damaging biosphere is damaging the self-repairing system of environment. Damaging biosphere is damaging the self-repairing system of environment. यदि हम अपने बायोस्फीयर को नष्ट कर रहे हैं तो अपने बायोस्फीयर की जो अपने इन्वायरमेंट की जो सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी है उसको नष्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। भाई मेरे वीडियोस को शेयर कर देना, तो अपने क्लास के बच्चों तक अपनी जानकारी को अपने तक मत रखो, उसको स्प्रेड करो। यकीन मानो मैं मोनेटाइजेशन के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि ये जो क्लास है जो मैं यहाँ पढ़ाया ये सभी बच्चों तक जाए फ्रीली। ये ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट KRIPSS NAC सुल्तानपुर का। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।